हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफरान असमत और आज है 3 नवंबर 2021। तो स्वागत है आपका प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें फेच करने हैं अपने प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो पहला जो आर्टिकल है वो एक ग्लेशियर से रिलेटेड है, अंटार्कटिका का ग्लेशियर जिसका नाम ग्लासगो है। ओके, तो इसका नाम ग्लासगो क्यों पड़ा है? इसका नाम ग्लासगो रखने का एक रीज़न ये था कि जितने भी क्लाइमेट समिट्स हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में, जैसे रियो में, बर्लिन में, क्योटो, बाली समिट, स्टॉकहोम समिट, पेरिस, इंचियन, तो ये जो जितने भी समिट्स हुए ना उनके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट ग्लेशियर्स का नाम रखा गया है। उसी तरह एक ग्लेशियर का नाम ग्लासगो रखा हुआ है। ओके, तो दिस इज़ बिकॉज ग्लासगो होस्ट कर रहा है 26 सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP26 टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। ओके, अब ग्लासगो जो ये प्लेस लोकेशन है ये स्कॉटलैंड का एक लोकेशन है, लेकिन ये जो ग्लेशियर है जिसका नाम अंटार्कटिका के ग्लेशियर का रखा हुआ है। ओके, अब ग्लासगो को छोड़ करके 8 अदर नियर बाई ग्लेशियर्स जो ग्लासगो के आसपास वाले हैं उनको भी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ का नाम दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया है। ओके, बिकॉज ये सारे सिटीज़ जो हैं इन अ वे दे वे रिलेटेड टू क्लाइमेट। तो देखिए ये सारा सिटीज़ है, जैसे ये ग्लासगो ग्लेशियर, इंचियन, पेरिस, स्टॉकहोम, बाली, क्योटो, बर्लिन, रियो एंड जेनेवा। ओके, तो अब हम देखते हैं बाकी डिफरेंट डिफरेंट ग्लेशियर्स का नाम। तो आपका पहला जिनेवा है। जिनेवा का नाम पड़ा है आफ्टर द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो 1979 में हुई थी। ओके, द कॉन्फ्रेंस सेट अप द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जिसको IPCC बोलते हैं। जिनेवा में हुआ था पहला फर्स्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, कब? 1979 में। ओके, नेक्स्ट जो ग्लेशियर का नाम है वो रियो के बारे में। तो रियो अर्थ समिट ऑफ 1992 इज क्वाइट फेमस, यू गाइज माइट बी अवेयर अबाउट इट। तो ये रियो के बेसिस पे है जहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाज ओपन फॉर सिग्नेचर, सिग्नेटरी ओपन हुई थी इसकी रियो समिट में। अब आता है हमारा बर्लिन समिट के बारे में। तो एक ग्लेशियर का नाम बर्लिन रखा हुआ है आफ्टर द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन 1995 which assessed the progress of dealing with climate change। उसके बाद एक क्योटो का नाम रखा हुआ है क्योंकि क्योटो ने कमोमरेट किया था फॉर्मल एडाप्शन, ओके, 1997 में ऑफ द प्रोटोकॉल दैट लीगली बाउंड डेवलप्ड कंट्रीज टू एमिशन रिडक्शन टारगेट। तो आप देख रहे होंगे कि ये सारे सिटीज़ जो हैं इन अ वे ऑल आर रिलेटेड विथ क्लाइमेट। ओके, द नेक्स्ट इज आयो बाली समिट। तो एक ग्लेशियर का नाम बाली में रखा हुआ है, क्यों? बिकॉज इट मार्क्स द रिलीज ऑफ IPCC 4th असेसमेंट इन 2007। फिर आपका जो स्टॉकहोम है, इट ऑनर्स द IPCC 5th असेसमेंट रिपोर्ट अप्रूवल सेशन इन 2014। देन नेक्स्ट इज रिलेटेड टू पेरिस बिकॉज इसने मेमोरलाइज किया था द एग्रीमेंट ऑफ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी 2015 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, दैट एम टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, या फिर बोलते हैं कि लिमिट करना है 2 डिग्री सेल्सियस से, बट बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस इसको रखना है। ये लीगली बाइंडिंग आपका पेरिस समिट वाला। उसके बाद आपका इंचियन हो गया क्योंकि यहाँ पे 2018 में मीटिंग हुई थी IPCC की टू कंसिडर द स्पेशल रिपोर्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ 1.5 डिग्री ऑफ वार्मिंग एंड द डिफरेंस इन रिस्क ऑफ गोइंग टू 2 डिग्री, 1.5 से 2 डिग्री में जाने में क्या रिस्क है। तो उसके बेसिस पे ये डिफरेंट डिफरेंट अंटार्कटिक में ग्लेशियर के नाम आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा एजुकेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल था। UNSC ने, जो हमारी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, इन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है ऑन प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशन इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। क्योंकि आप देखते हैं जहाँ पे भी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट रहता है वहाँ पे बहुत ही क्राइसिस सिचुएशन होती है, बिकॉज द चिल्ड्रन ऑफ दैट एरिया वो लोग बहुत ज़्यादा
मीन्स उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट भी बहुत वहाँ पे कम होता है, बिकॉज लाइक एजुकेशन इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ डेवलपमेंट। तो इसीलिए यूएनएससी ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है ताकि वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सके आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एरिया में। ओके, सो इस रेजोल्यूशन को रेजोल्यूशन 2601 बोलते हैं। व्हाट डज 2601 कॉल फॉर? तो आपको रेजोल्यूशन 2601 आपको याद रखना है, ये यूएनएससी की रेजोल्यूशन है, प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशन इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। ओके, रेजोल्यूशन 2601 कॉल्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशन इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। ओके, अब ये कंडेम्ड करता है कोई भी अटैक जो स्कूल में हो, चिल्ड्रन पे हो एंड टीचर्स के ऊपर हो, और पार्टीज को अर्ज करता है टू आर्म कन्फ्लिक्ट टू इमीडिएटली स्टॉप सच वायलेंस एंड सेफगार्ड द राइट टू एजुकेशन। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो यूएनएससी के द्वारा लिया गया है। ये सारे मेंबर स्टेट्स को अर्ज करता है टू क्रिएट डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स लिया जाए ताकि अटैक्स रुक सके, स्कूल प्रोटेक्शन हो, चिल्ड्रन, टीचर्स, सिविलियंस, ये जितने भी सब चीज़ें हैं इनको प्रोटेक्शन मिले, ताकि जब भी कोई भी आर्म कन्फ्लिक्ट इन पोस्ट कन्फ्लिक्ट फेजेस जब चलता रहे तब। ठीक है, देखिए ये रेजोल्यूशन तो बिल्कुल डिमांड ऑफ द आवर थी, ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जो एजुकेशन अंडर अटैक रिपोर्ट 2020 आया, उस रिपोर्ट से पता चला है कि मोर देन 22,000 स्टूडेंट, टीचर्स, academics were injured, killed or harmed in attacks on education during conflict and security over past 5 years. See, the number is very high. Okay, फिर the report of the Secretary General 2020 and 2021 on children and armed conflict also reported a significant increase in the number of attacks against schools. So the resolution has been adopted. ये बहुत important है, आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना है। ओके, तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो कोटा से रिलेटेड है। आपको पता है कि इंडिया में 50% रिजर्वेशन सीलिंग फिक्स किया हुआ है, इंदिरा स्वानी जजमेंट के थ्रू 50% सीलिंग आपका किया हुआ है। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है इंडिया में जहाँ पे रिजर्वेशन 69% होती है उसकी, तो उसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है जिससे रिलेटेड अभी हमें देखना है कि क्या है। ओके, तो ये आपका जो है 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु में, उसको 3 स्लैब्स में बांटते हैं। पहला स्लैब आपका बैकवर्ड क्लासेस में आता है, जिसमें आपका 30% कोटा नॉन मुस्लिम कोटा है। ठीक है, 30% में 26.5% जो कोटा है आपका वो नॉन मुस्लिम कोटा है, एंड 5% आपका मुस्लिम कोटा है इसमें। ओके, अब एमबीसी जो आती है, एमबीसी में आपकी मैंने बताया 3 स्लैब है, तो एक बैकवर्ड क्लास आपका हो गया, एक एमबीसी हो गया। इसमें आपका जो 10.5% है वो 1 ईयर्स को जाता है। ओके, 7% जो है डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ एंड 2.5 फॉर अदर कास्ट पे जाता है। फिर आपका स्केड्यूल कास्ट का टोटल 18% है, उसमें आपका अरुंथियार जो कास्ट है उसको इतना जाता है 3.5 एंड स्केड्यूल ट्राइब का 1%। तो टोटल जो तमिलनाडु की रिजर्वेशन है वो 69% है, 30%, 20%, 18% तो 1%। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ओके, अब सुप्रीम हाई कोर्ट का जो जजमेंट्स है इनसे रिलेटेड वो देख लेते हैं हम। ठीक है, ये बोला गया है कि ये जो लेजिस्लेशन है, ओके, it was in violation of article 15, 16 and 29 of constitution of India। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि एवरी कास्ट शुड बी ट्रीटेड वन। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट ट्रीटेड वन कास्ट 1 ईयर्स डिफरेंटली, उन्होंने 1 ईयर्स को डिफरेंटली ट्रीट किया है। ठीक है, अर्लियर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इंदिरा स्वानी जजमेंट में दैट द कास्ट अलोन कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया फॉर अ रिजर्वेशन, मतलब बस आप कास्ट को लेकर के रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, अभी तक स्टेट ने कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई है टू मॉडिफाई द रिजर्वेशन आफ्टर कंसल्टिंग द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि उनको करना चाहिए था। सब कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन वाज डन विदाउट एनी क्वांटिफाइबल डेटा ऑन बैकवर्डनेस ऑफ द 1 ईयर्स विद इन एमबीसीज। मतलब ये जो मेनली जो ये आर्टिकल है ये 1 ईयर्स से रिलेटेड है। 1 ईयर्स आपकी एक कास्ट है वो तमिलनाडु की, तो इनको डिफरेंटली ट्रीट किया हुआ है, और इनका जो एमबीसी के अंदर जो आपका सब कैटेगराइजेशन किया हुआ है, ये सब कैटेगराइजेशन भी बिना क्वांटिफाइबल डेटा किया गया है। तो ये आपका मुद्दा था। ओके, अभी
हम कुछ रिजर्वेशन से रिलेटेड जजमेंट्स देख लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ मद्रास और चंपकई दुराई राजन वाला जो केस था, ये पहला मेजर वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का ऑन द इशू ऑफ रिजर्वेशन। ओके, जो चंपकई दुराइजन केस था आपका, इससे आपका फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो ये पहला रिजर्वेशन का एक मुद्दा जो आया था वो आपका चंपकई दुराइजन केस से आया था, जो 1951 की केस है। द सुप्रीम कोर्ट इन द केस पॉइंटेड आउट दैट वाइल इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16(4) provides for reservation in favor of backward classes of citizen, no such provision was made in article 15। ठीक है, फिर pursuant to the Supreme Court's order in the case of Parliament amended Article 15, ये अभी जो recent वाला हुआ है आपको पता है, इंदिरा सोनी और यूनियन ऑफ इंडिया वाले में एग्जामिन किया था 1604 को। द कोर्ट उसमें क्या बोला था, क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी इसको एक्सक्लूड कर देना है और रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, पार्लियामेंट ने आपका 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला करके 16(4)(a) डाला। फिर आपका SC ST के लिए काम हुआ कुछ। ठीक है, M नागराजन केस में। फिर कर्नाटका ने कुछ लॉ पास किया। तो ये कुछ रिजर्वेशन से जो रिलेटेड है उतना मतलब ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पे मेनली इस चीज़ पे फोकस करना है। और मेनली जो रिजर्वेशन से रिलेटेड आपका बेसिक स्टैटिक पोर्शन जो आपका पॉलिटिक आ जाएगा, वो चीज़ बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है, एंड कौन कौन सा सब क्लॉज डाला गया है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सी हुई थी। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। DPSP में रिजर्वेशन के बारे में कहाँ पे बोला गया है, तो थोड़ा आप ध्यान देंगे इन सब चीज़ों में। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा मस्क्यूटो से रिलेटेड है। इंडोनेशियन रिसर्चर्स ने ये बोला है, ये किया है कि उन्होंने ब्रीड किया है गुड मस्क्यूटोज, ताकि वो डेंगी को कॉम्बैट कर चुके। अब ये वोल्बैचिया सिस्टम जो है ये न्यूज़ में 1 साल से रह चुका है, तो आई एम होपिंग कि आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा। अगर नहीं है तो फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। तो जो रिसर्चर्स हैं वर्ल्ड मस्क्यूटो प्रोग्राम को, उन्होंने वो मस्क्यूटोज को यूज़ किया है जिनको जो दे वर इन्फेक्टेड विथ वल्बेचिया बैक्टीरिया टू सक्सेसफुली कंट्रोल डेंगी इन द इंडोनेशिया की एक सिटी है आपका योग्याकार्ता, यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, वो मस्क्यूटोज को यूज़ किया है जो वल्बेचिया बैक्टीरिया से वो पीड़ित थे। ठीक है, अभी वल्बैचिया क्या है, वोल्बैचिया एक नेचुरल बैक्टीरिया होता है, 60% ऑफ द इंसेक्ट्स में ये होता है। ठीक है, लेकिन वोल्बैचिया जो है यूजुअली आपका एडीज एगिपेटी मस्क्यूटोज में नहीं फाउंड किया जाता है। ठीक है, जो कि आपकी प्राइमरी स्पीशीज है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ह्यूमन वायरस सच एज जीका वायरस, डेंगी वायरस, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर। तो 60% ऑफ द इंसेक्ट में वोल्बैचिया होता है, बट एडीज एगिपेटी में आपका नहीं होता है। और वोल्बैचिया बहुत सेफ होता है ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरनमेंट का। ओके, तो एडीज एगिपेटी के बारे में अगर आपको पता हो तो ये वही मॉस्क्यूटो हो जो डेंगी को स्प्रेड करता है और अदर डिजीज चिकनगुनिया, जीका वायरस, येलो फीवर, इन सबको भी वो स्प्रेड करता है। ठीक है, तो अब जब आप इन मॉस्क्यूटोज को आप आर्टिफिशियली इन्फेक्ट कर देंगे ना वल्बेचिया बैक्टीरिया से, तो ये फिर आपका ये सारा जो आपका चिकनगुनिया, येलो फीवर एंड डेंगी होता है ये कॉज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मेथड क्या होता है कि साइंटिस्ट इन्फेक्ट कर देते हैं कुछ मस्क्यूटो को वल्बेचिया से, उसको रिलीज करते हैं सिटी में जहाँ पे वो ब्रीडिंग करते हैं लोकल मस्क्यूटो के साथ। अब जब वो लोकल मस्क्यूटो के साथ ब्रीडिंग करते हैं तो उस एरिया के सारे मस्क्यूटोज में आपका वोल्बैचिया बैक्टीरिया आ जाता है। दिस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी। एंड इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके द साइंटिस्ट आर ट्राइंग कि वो डेंगी को एलिमिनेट कर पाएँ, ताकि जो आपका जो एडीज एगिपेटी है उसमें वो आपका वो लोग इंजेक्ट कर देंगे वोल्बैचिया बैक्टीरिया को एंड उसको सिटी में छोड़ देंगे। फिर वो एक मस्क्यूटो दूसरे मस्क्यूटो के साथ ब्रीड करेगा एंड दे विल बी नॉट एबल टू ट्रांसमिट द डेंगू आपका वायरस। दिस मेथड डज नॉट ओनली ब्लॉक डेंगी वायरस बट देखो ये मेनी अदर वायरसेस जो मस्क्यूटोज में प्रेजेंट होता है उसको भी ब्लॉक करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड मार्क इट डाउन, बिल्कुल भी इसको नोट कर लें आप अपने कॉपी में। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो एटी को पका टॉयज़ के बारे में है। अभी कोविड के टाइम में चन्ना पटना टॉयज़, ऐसे बहुत सारे टॉयज़ थे जो न्यूज़ में आए थे। जैसे ये हमारा इंडिया का इंडिजीनियस क्राफ्ट है, स्किल है लोगों का, हमें इसको प्रमोट करना चाहिए।
बट एग्ज़ाम के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान देना है कि कौन सा टॉय आपका कहाँ से है। ये ओके, तो ये चीज़ बिल्कुल आपको ध्यान देना है। ओके, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ से देख करके बताऊँ तो खैर यहाँ पे तो ऐसा कुछ ओके, इस स्लाइड में तो ऐसा कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ है। जैसे कि देखिए आपका चन्नापटना कर्नाटका का हो गया, तेलंगाना का निर्मल टॉयज़ हो गया, आपका एटिकोपाका टॉयज़ भी आपका टीएन का हो गया। तो ऐसे आदिवासी गुड़िया आपका मध्य प्रदेश का हो गया। तो ऐसे जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाले आपकी न्यूज़ में होते हैं ना, दैट यू शुड टेक अ नोट ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा मिलू डियर के बारे में है। अभी मिलू डियर क्या है, तो मैंने बोला किसी भी स्पीशीज़ को आप जब पढ़ते हैं ना, तो आप सबसे पहले उसकी आईयूसीएन स्टेटस को नोट करेंगे। तो ये जो मिलू डियर है वो एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। ओके, क्यों? थ्रेट्स ऑब्वियसली यही कि उनके मीट के लिए उनको हंट किया गया, फिर उनका जो लोकेशन था जहाँ पे वो रहते थे, वेटलैंड हैबिटेट, उसका लॉस हुआ, इलिसिट माइनिंग हुआ, लॉगिंग हुआ, फ्रैगमेंटेड लैंड हो गया। तो ये एनिमल जो है आपके एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गए। मिलू डियर एक बहुत रेयर और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, इसको पेरीडेविड्स डियर भी बोलते हैं। दीज एनिमल्स वेर ऑन द वर्ज ऑफ डिसअपियरिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। इसका हैबिटेट ये जो है एंडेमिक है, बिल्कुल ध्यान देंगे। एंडेमिक कहाँ है? रिवर वैलीज ऑफ चाइना में। ये अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, स्पेशली वेटलैंड जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ग्रास एंड वाटर प्लांट्स में। They particularly love rolling out in mud, especially during mating season, which makes the land easier for farmers to cultivate. देखिए ये जो डियर हैं, दे आर लाइक बट यूजफुल फॉर द फार्मर्स ऑल्सो, बिकॉज ये मेटिंग के प्रोसेस में दे रोल ऑन दैट मडी लैंड, और जब उस पर जब ये रोल करते हैं तो ये जो लैंड होता है वो ईजियर हो जाता है फॉर फार्मर्स टू कल्टिवेट। तो आपको ये मिलू डियर के बारे में बात करना है। अभी एक बटरफ्लाई स्पॉट हुई है, ठीक है, इस बटरफ्लाई स्पीशीज़ को कभी भी दिल्ली में नहीं देखा गया, इट वॉज नेवर सीन इन दिल्ली। अभी जो मोस्ट कॉमनली फाउंड बटरफ्लाई है ना, वे द कॉमन इमिग्रेंट, मोटेड इमिग्रेंट, स्ट्रिप्ड टाइगर, प्लेन टाइगर एंड कॉमन ग्रास येलो। 2018 में कुछ वॉलंटियर्स ने 69 बटरफ्लाई स्पीशीज़ को आपका स्पॉट किया, 75 बटरफ्लाई स्पीशीज़ को 2017 में। लास्ट ईयर सर्वे में 66 न्यू स्पीशीज़ बटरफ्लाई की आपकी स्पॉट की गई, इंक्लूडिंग इसमें बहुत सारे रेयर वाले भी थे, जैसे ब्राउन ऑयल, डिंगी स्विफ्ट, कॉमन रेड फ्लैश। ठीक है, द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूडेड कॉमन स्पीशीज़ जैसे प्लेन टाइगर, कॉमन ग्रास, येलो। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। मोल्टेड एमिग्रेंट, स्ट्रिप्ड टाइगर एंड प्लेन टाइगर, दीज आर सीन इन द न्यूज़ वाटर दे। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे कि ये आपका बटरफ्लाई स्पीशीज़ है। तो वैसे ही आपका दिल्ली में भी कुछ बटरफ्लाई स्पीशीज़ को स्पॉट किया गया। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि कोविड-19 लॉकडाउन हुआ ना, तो दे वर सीन टू हैव रीएक्वायर्ड द जियोग्राफिकल एरियाज वेयर दे हैड बिकम एक्सटिंक्ट। तो वो वापस आने लगे, क्योंकि देखिए लोग बाहर जाना कम करने लगे, तो ये जो है आपके वापस से नज़र आने लगे। तो ये कुछ बटरफ्लाई स्पीशीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये सेशन आपके लिए कितना यूजफुल रहा है। अब ट्रू फॉल्स अटेम्प्ट करेंगे। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सी व्हाट स्कोर यू आर गेटिंग। ओके, तो मिलू डियर जो है विच केम बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन इज नेटिव एंड एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। सेकेंड क्वेश्चन है, निर्मल टॉयज जो वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल वुडन टॉयज है आर एक्सक्लूसिवली मेड इन द टाउन ऑफ निर्मल इन आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, इंडिया। Common grass yellow, common immigrant, brown owl, plain tiger recently seen in the news are bleached tiger species native to the West Asia. Fourth number आप देखेंगे, UNSC adopts first of its kind resolution 2061। और प्लीज़ आप इस चीज़ को नोट कर ले, UNSC का जो 2601 का रेजोल्यूशन, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन। तो ये अडॉप्ट किया गया टू प्रोटेक्ट एजुकेशन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। और जो वनियार कम्युनिटी है ये नेटिव है आपकी छत्तीसगढ़ की। तो आप सेशन को पॉज करके आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, मैं अब आपके साथ आंसर शेयर करती हूँ। ओके, देखिए मिलू डियर तो चाइना के में है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया आपका। निर्मल टॉयज अदिला तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट पता है, चन्नापटना कर्नाटका, आपको ये चीज़ ध्यान देना।
ये क्या दोस्तों, आर दीज ब्लीच्ड टाइगर स्पीशीज? नो, दीज आर बटरफ्लाई स्पीशीज। एंड यूएनएससी वाला 2601 इज बिल्कुल करेक्ट। एंड वनियार कमेटी जो है वो तमिलनाडु की है। इसी से रिलेटेड तो न्यूज़ था, 69% रिजर्वेशन जो 3 कैटेगरी में तमिलनाडु में बांटा गया है। तो आई होप सो यू ऑल एंजॉय द सेशन। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड सेशन के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें जिसका नाम है स्वेवन लर्नर्स। एंड आप इंस्टाग्राम में भी अपनी क्वेरीज यहीं पे डाल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।